नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर एक्स। साथियों, कुछ दिनों से हमारा चैनल बहुत ही डाउन चल रहा है। अगर आपको कहानी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी हमें गुजरात के रहने वाले चिराग ने शेयर की है। हमारी धरती पर कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो आत्माओं को अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब कह लो कि यह उन्हें भगवान की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त है कि उनके पास कुछ दैवीय नजरिया होता है जिससे वह धरती पर होने वाली अजीब और गरीब चीजों को भी अपनी आंखों से हूबहू देख सकते हैं। तो चिराग एक ऐसा ही लड़का है जो प्रेता आत्माओं को अपनी आंखों से देख सकता है। और एक बार उसका सामना एक आत्मा से होता है। वह आत्मा एक मासूम लड़की की होती है और उससे बातें करते करते ही चिराग के सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जिससे उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तो इस कहानी के बारे में मैं ज्यादा आपसे शेयर नहीं करूंगा, नहीं तो फिर पूरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। इस स्टोरी को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए तो इस रिश्ते को जोड़िए और मजबूत बनाइए। अगर रिश्ता दिल से मजबूत होगा तो मुझे कहानी सुनाने में मजा आएगा और आपको सुनने में। और हाँ, जितने भी लोग स्टोरी सुन रहे हैं वह कमेंट बॉक्स में अपना एक छोटा सा परिचय जरूर दें। और अगर किसी साथी को कुछ लिखने का शौक हो तो वह भी कमेंट में जरूर लिखें, उसे मैं स्टोरी के आखिर में जरूर सुनाऊंगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और यह कहानी आप मेरे ही प्रोस्पेक्टिव से सुनने वाले हैं। चिराग हैंड पंप को दबाकर अपने हाथ पैर धो रहा था, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। क्या आप मुझे बाजार तक का रास्ता बता सकते हैं? यह सुनते ही चिराग पलटा। देखा तो वहां 21-22 साल की एक सुंदर लड़की खड़ी थी। उसने लहंगा पहना हुआ था और चलने फिरने में परेशानी न हो इसीलिए लहंगे को अपने हाथों से थोड़ा ऊपर खींच के रखा हुआ था। उसके लहजे से चिराग समझ गया कि कस्बे में नई है। वैसे भी चिराग वहां सालों से रह रहा था और यह चेहरा उसने पहले नहीं देखा था। वह दोबारा बोली, जी आपको बताना हो तो बता दो, वहां खड़े होकर इस तरह घूरो तो नहीं। यह सुनकर चिराग थोड़ा संभला। वह तो उसकी खूबसूरती में लगभग खो चुका था। अपनी सांसों को संभालता हुआ वह बोल पड़ा, हाँ वह, आप इस रास्ते से सीधी चली जाओ तो एक दूसरा चौराहा आएगा, वहां से बाएं मुड़ जाना, फिर थोड़ी देर में बाजार आ जाएगा। एक अरसे के बाद किसी ने उसे सड़क पर टोक के कुछ पूछा था। वह बोली, अरे नहीं, वह तो पुराने अस्पताल वाला रास्ता है ना, मुझे नहीं जाना उस भूतिया रास्ते से, न बाबा ना। मुस्कुराता हुआ वह बोल पड़ा, अरे देखने में तो पढ़ी लिखी लगती हो और भूतों में विश्वास करती हो, डरती हो क्या? अपने डर को छिपाते हुए उसने कहा, ना हमें किसी से नहीं डरती, वह तो बुआ ने मना किया है उस रास्ते से जाने को। पर चिराग उसके डर को भांप चुका था। चिराग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं उधर ही जा रहा हूं, चलो मैं छोड़ देता हूं तुम्हें। तमकते हुए उस लड़की ने कहा, क्या उस भूतिया रास्ते पर लोग कब से जाने लगे? वैसे भी मैं नहीं जा रही किसी अजनबी के साथ। चिराग ने उस लड़की के पीछे कुछ दूर पर खड़े कुछ लफंगे लड़कों की तरफ उंगली से इशारा करके कहा, अरे बाबा, बाजार जाने का रास्ता तो वही है जिससे तुम वापस आ रही हो, यह बात तुम भी जानती हो और मैं भी। लड़की झेप गई। वास्तव में वह बाजार जाने के मुख्य रास्ते से ही जा रही थी, पर रास्ते में एक बदचलन लड़कों का समूह खड़ा था जो आती जाती लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था। इसीलिए वह पीछे आकर कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रही थी। लड़की नाटकीय अंदाज में हाथ जोड़ती हुई एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ बोली, हाँ बाबा जी, मान लिया आपकी छठी इंद्री को। चिराग ने कहा, देखो अब तुम मुख्य रास्ते से जाओगी नहीं और जो दूसरा इकलौता रास्ता है वह तुम्हें भूतिया लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मदद की जा सकती है। यह कहते हुए चिराग पलटने को हुआ। लड़की ने बनावटी हैरानी के साथ कहा, अरे रुको रुको, ऐसे कैसे एक लड़की को अकेला छोड़ के जा सकते हो, वह भी उसे जिसने सामने से आके खुद तुमसे मदद मांगी हो। चिराग ने उसका माथे पर शिकन वाला चेहरा देखा था तो उसे हंसी ही आ गई। उसकी बड़ी बड़ी विस्मय भरी आंखें उसकी खूबसूरती की एक अलग ही छटा दिखा रही थीं। उसने दबी मुस्कान के साथ कहा, सुनिए मिस डैश, जरूरत आपको है तो जाहिर सी बात है कि मदद भी आप ही मांगेगी, इसमें इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली क्या बात है? उसने थोड़ा ठिठकते हुए कहा, हाँ हाँ वह सब ठीक है, पर आपको नहीं लगता आपको एक जवान लड़की को इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? उसने रुवांस आवाज में गर्दन झुकाए हुए कहा, शाम हो गई है, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, मेरा बाजार जाना जरूरी नहीं होता तो वापस घर लौट जाती। चिराग ने अपनी भौहों को चढ़ाकर बनावटी अंदाज में पूछा, तुम्हें बातें समझ नहीं आती शायद, मैं तुम्हें मदद की पेशकश कर चुका हूं, पर अब तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती
तो मैं क्या कर सकता हूं? उसने उंगली से अपने पीछे वाले रास्ते की तरफ इशारा करके कहा। जी वो, मैं कह रही थी कि आप मुझे इस वाले रास्ते से बाजार क्यों नहीं छोड़ देते। और इससे पहले कि चिराग कुछ कह पाता, वह दनदनाते हुए बोल पड़ी। मुझे पता है, एक अजनबी होने की हैसियत से मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूं, पर अगर जरूरी ना होता तो मैं ऐसा ना करती। चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ मतलब मुझे इतना नहीं जानती कि मेरे साथ थोड़ी दूर सफर कर सको, पर फरमाइश कर सकती हो। एक अरसे बाद उसने किसी की चुटकी ली थी। उसने लगभग बुदबुदाते हुए कहा, ओ हेलो, कोई फरमाइश नहीं कर रही मैं। वो तो मैं कस्बे में नहीं हूं और लोगों को जानती नहीं। तुम थोड़े डिसेंट टाइप लगे तो मदद मांग ली। पता होता इतना अकड़ू है तो बात भी न करती। चिराग ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि मेरे दिमाग में यह बात आई होगी कि मैं खुद तुम्हें थोड़ा आगे तक छोड़ दूं? वो लड़की फिर अपने पीछे उंगली दिखाते हुए दांत दिखाती हुई बोली, हाँ तो चलो ना, छोड़ दो ना थोड़ा आगे तक। चिराग ने एक आह भरते हुए कहा, नहीं छोड़ सकता, और वैसे भी कोई फायदा नहीं। उसने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, क्यों नहीं छोड़ सकते? खैर तुम्हारी मर्जी, उसने चिढ़ते हुए आगे कहा। और इसका क्या मतलब कि वैसे भी कोई फायदा नहीं? चिराग ने कहा, मतलब यह कि आगे 2 राजनीतिक पार्टियों का हड़ताल है। मुझे तो लगता है कि गोलीबारी भी होगी। लड़की ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, ओह, और यह बात तुम्हें यहां खड़े खड़े कैसे पता चल गई? अपनी छठी इंद्री से? यह सुनकर चिराग को हंसी आ गई। उसने कहा, अरे मेरी मां, आज के अखबार में पढ़ा था। तुमने नहीं पढ़ा क्या? नहीं ही पढ़ा होगा, वरना बाहर आती ही क्यों? देखो आसपास कितने कम लोग हैं सड़कों पर। लड़की ने आसपास देखा तो वाकई काफी कम लोग थे। और उसने एक और बात नोटिस की कि आता जाता हर आदमी उसे बड़े विस्मय से देख रहा था। उसने पलट के देखा तो वह लफंगे लड़के भी कुछ दूरी से टकटकी लगाए उसे ही देख रहे थे। उसे लगा कि वह इस छोटे से शहर के हिसाब से कुछ ज्यादा ही सज धज गई है। लड़की ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान। चिराग बोल पड़ा, अब भगवान क्या कर लेगा इसमें? इन नेताओं ने तो उसका भी बिजनेस बना दिया है। यह कहकर चिराग चुप हो गया। फिर बोल पड़ा, मुझे यह हड़ताल वाली बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी, पर मैं ठिठोली करने लगा। बुरा लगा हो तो माफ कर देना, अब मैं चलता हूं। यह कहकर चिराग पलटा और चल दिया। थोड़ी देर तक वह लड़की वहीं खड़ी खड़ी कुछ सोचती रही। उसके सामने जो रास्ता था उससे वह वापस बुआ के घर जा सकती थी। उसके पीछे जो रास्ता था वह उसे बाजार तो ले जाता, पर उस पर न जाने कि उसके पास एक से ज्यादा वजहें थीं। उसने अपने बाएं तरफ के रास्ते को देखा, जिस पर चिराग चलते चलते थोड़ी दूर जा चुका था। उसके कानों में एक बार बुआ की हिदायत गूंजी, उस रास्ते पर मत जाना बेटा, बड़ा मनहूस रास्ता है, और तू नई है ना तो भटक भी जाएगी। फिर उसने कुछ सोचा और बुदबुदाते हुए कहा, धत यार, यह सब कुछ नहीं होता। उसने अपना लहंगा अपने हाथों से पकड़ के थोड़ा ऊपर किया और चिराग के पीछे दौड़ लगा दी। ओ मिस्टर, ओ मिस्टर, सुनाई नहीं देता क्या? यह कहती हुई वह लड़की चिराग के पीछे दौड़ पड़ी। चिराग को आवाज तो आई, पर उसने पलट के पीछे नहीं देखा और अपनी गति से चलता रहा, जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। वह लड़की दौड़ती हुई अब उसके बगल में पहुंच चुकी थी। उसने अपनी सांसों को सामान्य करते हुए कहा, जो कि दौड़ने की वजह से तेज हो गई थी, बहरे हो क्या? इतनी देर से चिल्ला रही हूं और तुम ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे लोग इलायची को बिरयानी में करते हैं। चिराग ने बनावटी अचरज के साथ कहा। अरे मिस डैश, आप यहां? लड़की ने थोड़ा ताव में कहा। यह बार बार मिस डैश क्या लगा रखा है? मेरा नाम कल्पना है, चिराग ने रुआंसी आवाज में कहा। ओह, वह मुझे पता नहीं था, तो डैश कह रहा था। वैसे मुझे लगा था कि कोई आवाज मुझे पुकार रही है, पर मैंने पलट के नहीं देखा कि क्या पता कोई चुड़ैल हो। इस रास्ते के बारे में तो तुम जानती ही हो ना? उसने अपनी जुल्फों को संवारते हुए, जो कि दौड़ते दौड़ते अब व्यवस्थित हो गई थी, लड़की ने कहा। हाँ, अब बस करो, मैं भी भूतों पर विश्वास नहीं करती। वह तो बस बुआ की बात रखने के लिए इस रास्ते को अवॉइड करना चाह रही थी। अब मेरा मजाक मत उड़ाओ। चिराग ने कल्पना के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। क्या नाम बताया तुमने? कल्पना ना। एक बात बोलूं? लड़की का चेहरा पसीने से लथपथ था और शाम की रोशनी में दमक रहा था। वो बोली, हाँ बोल दो। यह कल्पना नाम की लड़कियां हमेशा ही सुंदर होती हैं। कल्पना ने इतराते हुए कहा। वो तो है। चिराग अपनी हंसी दबाता हुआ बोला। फिर तुम क्यों नहीं हो? ओ हेलो, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे हो मेरे साथ? और तुम खुद को समझते क्या हो?
कल्पना को गुस्सा आना शुरू ही हुआ था कि चिराग ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, सॉरी। कल्पना कहते कहते चुप हो गई। थोड़ी देर दोनों सन्नाटे में चलते रहे। फिर कल्पना ने कहा, वो मेरी हालत थोड़ी बिगड़ गई है इस कस्बे की उड़ती धूल मिट्टी से, वरना मैं ठीक ठाक दिखती हूं। चिराग ने भी सपाट लहजे में हंसी दबाते हुए कहा, हां दिखती होगी। कल्पना ने फुसफुसाते हुए कहा, खुद को समझता क्या है, तार के पेड़ जैसा लंबा है बस। कपड़े भी काले काले पहने हुए हैं। और चिराग की तरफ देखकर मुंह बिचकाया। चिराग ने कहा, अरे वाह, फिर से करो तो। कल्पना ने अपनी चाल थोड़ी धीमी कर ली। अब वह चिराग के साथ साथ न चलकर उसके पीछे पीछे चल रही थी और चिराग को घूरे जा रही थी। मन तो कर रहा है कि अभी उल्टे पांव वापस चली जाऊं। वह अपने विचारों की कश्मकश में ही थी कि उसे अपने पीछे कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। पलट के देखा तो पाया कि एक जंगली कुत्ता गुर्राता हुआ उसकी तरफ दौड़ता चला आ रहा है। वह घबरा के इतना डर गई कि दोनों हाथों से अपने कान और चेहरे को ढक जोर से चीख पड़ी। दौड़ के तो वैसे भी कोई फायदा नहीं था और लहंगे में वह तेज दौड़ भी नहीं सकती थी। उसे कुत्ते की गुर्राहट और उसकी सांसें एकदम अपने दाएं पैर के पास महसूस हुईं। उसने आंखें कस के भींच लीं और अपनी ही बाहों में खुद को जकड़ लिया। उसे लगा जैसे वह कुत्ता थोड़ी देर में ही उसे नोचना खसोटना शुरू कर देगा कि तभी किशोर ये केब चीज को भागी। कल्पना, ऊपर देखो मेरी तरफ। कल्पना को एहसास हुआ कि किसी ने उसके बाजुओं को उसके चेहरे से हटा दिया है और उसके दोनों हाथ पकड़ के खड़ा है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने आंखें इतनी जोर से भींच के बंद की थीं कि उसका काजल भी आंसुओं में मिश्रित होकर उसके चेहरे पर ढलने को था। वह स्तब्ध सी वहीं खड़ी रही तो चिराग ने अपने अंगूठे से वह आंसू की बूंद इस तरह पोंछी कि उसका काजल खराब न हो। फिर थोड़ी देर बाद दोनों छिटक के अलग हो गए। अन चिराग ने गला साफ करने का दिखावा करके उन दोनों की तंद्रा तोड़ी और कहा, तुम इससे डर रही थी? कल्पना ने चिराग की नजरों का अनुसरण किया तो देखा कि वह कुत्ता उसके और चिराग के थोड़ा आगे सड़क के किनारे झाड़ियों में तेजी से अपने पंजे मार रहा था। और फिर थोड़ी देर में वह एक जंगली मोटे चूहे को अपने मुंह में दबाए हुए वापस पलटकर दौड़ पड़ा। चिराग के पास पहुंचते ही उसने रुख मोड़ा और उसके साइड से होता हुआ आगे दौड़ पड़ा। कल्पना अभी भी निशब्द खड़ी थी। चिराग ने जाते हुए कुत्ते की तरफ इशारा करके कहा, अरे मैडम, वह आपको काटने नहीं, अपना नॉनवेज ऑर्डर लेने आया था। कल्पना ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, पर वह सीधा मेरी तरफ ही आ रहा था और एकदम पास आकर भी उसने रुख नहीं बदला, तो मुझे लगा कि मुझे काटने आ रहा है। कुछ पलों के बाद वे दोनों बिल्कुल पहले की तरह उस सड़क पर चल रहे थे। चिराग आगे अपनी मध्यम गति से और कल्पना अपना आंचल संभाले उसके पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद एक और विचित्र घटना हुई। एक कौवा कल्पना के सिर के एकदम करीब से गुजरा, इतना कि अगर वह झुकी ना होती तो वह उसके सिर से टकरा जाता। जब वह कौवा उड़ता हुआ चिराग के पास पहुंचा तो उसने अपनी दिशा बदल दी और किनारे से उड़ता हुआ निकल गया। कल्पना पीछे से यह सब होता हुआ देख रही थी। उसने आराम से चलते चिराग को देखकर यह सोचा, कमाल है, यहाँ के जानवर इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहे हैं? कहीं इन्हीं की हरकतों की वजह से तो यह जगह बदनाम नहीं हो गई? फिर इस लड़के को कोई परेशानी क्यों नहीं हो रही? थोड़ी देर में एक नेवला इतनी तेजी से सड़क पार करता हुआ दिखा कि अगर वह रुकती नहीं तो वह पक्का उससे टकरा जाता। अपना लहंगा ठीक करते हुए वह बुदबुदा पड़ी, जिसे उसने अचानक से सामने आए नेवले को देखकर कस के भींच लिया था। यहाँ के सारे जानवर अंधे हैं क्या? एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटती देखकर वह सोचने पर मजबूर हो गई, कहीं यह जगह सच में भूतिया तो नहीं? शायद इसी के प्रभाव में यहाँ के जानवर अजीब बर्ताव कर रहे हों। एक बार फिर बुआ की हिदायत उसके मन में गूंज गई और यह भी याद आया कि कैसे चौराहे पर खड़े लफंगे उसे इस रास्ते पर जाता देख भौंचक के रह गए थे। चिराग ने आगे चलते हुए ही कहा, वैसे यहाँ सियार और भूखे भेड़िए भी रहते हैं और तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो लकड़बग्घों से भी पाला पड़ सकता है। इतना सुनते ही कल्पना दौड़ के उसके साथ हो ली। चिराग के पास आती हुई कल्पना ने उससे पूछा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? अब शाम ढलने को थी और दोनों ओर जंगलों से घिरा हुआ वह रास्ता थोड़ा थोड़ा भयावह हो चला था। चिराग ने बगले झांकते हुए कहा, अजीब? माफ करना, मैं समझा नहीं। यह कल्पना को थोड़ा अजीब लगा। कल्पना ने कहा, अरे मतलब यहाँ का माहौल, यहाँ के जानवर कितना अजीब बिहेव कर रहे हैं यार। मुझे तो लगता है कि। यह कहते कहते कल्पना रुक गई। क्या लगता है तुम्हें? रुक क्यों गई? अरे यही कि यहाँ कोई आत्मा वात्मा तो नहीं है ना हकीकत में? हालांकि वहां उन दोनों के अलावा तो कोई था नहीं, फिर भी उसने ये बात दबी हुई आवाज में कही और अपने चारों तरफ नजर घुमा के इशारा किया। चिराग ने कहा,
हम दोनों के अलावा तो कोई नहीं यहाँ। अब ये अलग सी बात है कि हम दोनों में से कोई एक आत्मा हो। और कल्पना को बनावटी शक करते हुए आंखें भींच के देखा। कल्पना ने कहा, अरे यार डराओ मत तुम, एक तो पहले ही मेरी हालत खराब है। चिराग ने एक अत्यंत ही ठंडे लहजे में कहा, डरा नहीं रहा, बस जो तुमने कहा उस संदर्भ में अपनी राय दे रहा हूं। कुछ पेड़ों की पत्तियां तो आपस में टकरा के ऐसी आवाज निकाल रही थीं जैसे कोई कांच के टुकड़ों को आपस में जल्दी जल्दी रगड़ रहा हो। रह रह के उल्लू की आवाजें वातावरण को भेद जाती। कल्पना का डर थोड़ा बढ़ गया था। ऐसे वातावरण में डरना लाजिमी भी था। उसने एक बात पर गौर किया कि जब भी वह चिराग के साथ चलती थी तो उसे कोई भी जानवर या पक्षी परेशान नहीं करता था, और जब भी उसकी चाल धीमी होती और वह चिराग से 3-4 कदम भी पीछे चल रही होती तो इधर उधर उड़ते उल्लू उससे टकराने को आमादा रहते, जैसे कि उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो। इन्हें देखकर कल्पना ने पस्त होते हुए कहा, अब और कितनी देर में आएगा बाजार? चिराग ने सामने फैली सड़क को देखते हुए कहा, बाजार? ओ हां, अच्छा आ जाएगा, पहले टर्निंग पॉइंट तो आने दो। कौन सी टर्निंग पॉइंट? अरे वहीं जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना है। चिराग का फुसफुसाना पाई, पर उसे लगा कि चिराग ने अभी कुछ अनजाने में कहा हो। कल्पना ने लरजती हुई आवाज में कहा, ये आत्मा परमात्मा, तुम क्या कह रहे हो? अरे मेरा मतलब यह कि तुम बाजार जाने के मुख्य रास्ते से मुड़ गई थी ना, जब तुमने यह रास्ता अपनाया। अब अगर तुम्हें बाजार की तरफ जाना है तो एक टर्निंग यानी मोड़ तो लेना ही होगा ना। कल्पना को उसकी बात में दम दिखाई पड़ा। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार उससे रास्ता पूछा था तो उसने बताया था कि इस रास्ते पर सीधे चली जाओ और फिर एक चौराहा आएगा, उससे बाएं ले लेना। हाँ फिर तो ठीक ही है, पर यह चौराहा आएगा कब? उसने मन में सोचा और आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद उन्हें एक जर्जर इमारत दिखी जो कि सड़क के एक ओर खड़ी थी। उसके आसपास थोड़ी बाउंड्री वॉल बनी हुई थी जो कि खुद भी क्षतिग्रस्त थी। वह बिल्डिंग को क्या बचाती? वैसे बचाने लायक कुछ था भी नहीं, क्योंकि इमारत पहले ही खंडहर की तरह वीरान पड़ी थी और उसके ऊपर काला स्याह रंग सा कुछ बिखरा हुआ लग रहा था। इमारत लगभग 4 मंजिला थी, जिसका सबसे निचला हिस्सा तो एक तरफ से पूरी तरह गायब था, या यह कहें कि मलबे में तब्दील हो चुका था। वो इमारत एक तरफ तो अपनी दीवार पर टिकी थी और दूसरी ओर था टूटी हुई दीवारों का मलबा, जिसके कारण वह इमारत थोड़ी झुकी झुकी भी लग रही थी। कल्पना का तो कलेजा मुंह को आ रहा था। इतना भयावह नजारा वह अगर अकेले में देख लेती तो उसे तो हार्ट अटैक आ जाता। वो अब चिराग के एकदम करीब होकर चल रही थी, जो कि पूरी निर्भयता के साथ अपनी ही गति से चल रहा था, जैसे कि उसके लिए यह सब सामान्य बात हो। कल्पना पहले घटी घटनाओं से काफी डरी हुई थी, जो कि वह अपने चेहरे पर उजागर नहीं होने दे रही थी। दूसरी ओर रात के गहरा आते ही उसने चिराग के हाव भाव में भी बदलाव होता महसूस किया था, पर अभी वह जिस मंजर से गुजर रहे थे उसमें चिराग के करीब जाना ही अधिक सहज लगा। उसने खुद को समझाया, यह आता जाता रहता होगा इस रास्ते से, इसीलिए यह इतना सामान्य है शायद। वह बाउंड्री वॉल के साथ साथ ही चल रहे थे कि उसने देखा कि बाउंड्री वॉल का बीच का भाग खाली था। थोड़ा करीब जाने पर उसने पाया कि वहां लोहे का एक ग्रिलनुमा दरवाजा लगा था, जो कि अंधेरे में इतना लिप्त था कि एक नजर में तो वहां सिर्फ गुप्त अंधेरा ही दिखता था। वहां शायद इसका मुख्य द्वार रहा होगा, कल्पना ने मन में ही सोचा कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल बिजली की तेजी से कौंधा। जब उसने चिराग की तरफ देखा तो पाया कि वह पहले ही उसकी तरफ देख रहा है। चिराग, कहीं यह उसकी बात को बीच में ही काटता हुआ बोल पड़ा, हाँ यही है पुराना अस्पताल। चिराग ने दोबारा कहा, यही है वह पुराना अस्पताल, और चलता चलता रुक गया। यह तो बहुत ही, कहते हुए वह भी रुक गई, क्योंकि उसके कदम चिराग के साथ एक ही ताल में चल रहे थे और उसके रुकते ही वह भी अनजाने में ही रुक गई। चिराग ने कहा, क्या हुआ? पहले नहीं देखा क्या? अब यह मत कहना कि तुमने बस पुराने अस्पताल के बारे में सुन के ही इस रास्ते को भूतिया समझ लिया था। हाँ मैंने पहले कभी इसे देखा नहीं। वैसे हम रुक क्यों गए? अचानक ही कल्पना का ध्यान इस बात पर गया। उसने देखा कि चिराग अब उसकी तरफ न देखकर उस बंद जंग खाए दरवाजे की तरफ देख रहा था, और अगले ही पल उसने कुछ ऐसा कहा जिसका थोड़ा थोड़ा अंदेशा उसे चिराग की नजरों को देख के हो चुका था, पर वह फिर भी यह सुनने को तैयार नहीं थी। चिराग ने बड़े ही साधारण तरीके से कहा, मैं अंदर जा रहा हूं। कल्पना एक ही सांस में बोल पड़ी, पगला गए हो क्या? क्या कह रहे हो? पता भी है कोई मतलब है इस बात का? उसके माथे की शिकन एकदम ही गहरा गई थी। चिराग ने उस पर एक नजर फेरते हुए कहा, वो मुझे सूसू लगी है।
और प्यास तो इतनी जोर से लगी है कि क्या बताऊं। सच कहूं तो मुझे काफी देर से प्यास लगी है, पर तुम्हारी वजह से मैंने यह रास्ता ले लिया और यहां पीने के पानी का एक कतरा भी नहीं है। उसने डर और गुस्से में मिश्रित भाव से कहा। क्या मेरी वजह से? तुमने तो कहा था कि तुम इधर ही आ रहे थे। खैर, सूसू लगी है तो यहीं कहीं कर लो ना। तुम लड़कों के लिए तो वैसे भी पूरी दुनिया ही मूत्र विसर्जन की जगह है। तुमने ठीक से सुना नहीं शायद। मुझे जोरों की प्यास भी लगी है। अरे तो बाजार पहुंच के पी लेना ना। वैसे भी इस खंडहर में पानी क्या मिलेगा? यहां तो 3 साल पहले। यह कहते कहते वह रुक गई। यह मैं क्या बोल रही थी? वह विस्मित सी वहीं खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे उसके दिमाग में सब कुछ सुन्न हो गया हो और उस सन्नाटे के बीच कुछ उभरने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसे चिराग की आवाज सुनाई दी। जब मैं पिछली बार इधर से गुजर रहा था तो यहां सरकारी इंजीनियरों का एक दल ठहरा हुआ था। उनका कुछ रिनोवेशन का प्लान था शायद। अभी यहां घोर अंधेरा है, मतलब वह लोग चले गए। चिराग की बात को बीच में काटती हुई कल्पना बोल पड़ी। हाँ, तो कल्पना उस जगह से जाने को अधीर थी। चिराग ने काफी हिसाब लगाने के अंदाज में कहा, तो ये कि यहां पानी की सप्लाई होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब वह लोग अपना खाना पीना साथ लेकर ही आए होंगे और संभव है कि एक आध पानी की बोतलें भी छोड़ गए हों। अगर किस्मत अच्छी रही तो वह हमें मिल भी सकती हैं। तुम सच में पागल हो गए हो? जो कह रहे हो वह सुनाई भी दे रहा है तुम्हें या नहीं? थोड़ी देर में बाजार आ जाएगा, वहां पानी ले लेना। चिराग ने एक हंसी के साथ कहा। 1 मिनट, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। अब एक वीरान इमारत देख के ही टाई टाई फिस हो गई। कल्पना को उसकी हंसी थोड़ी शैतानी लगी। कल्पना ने पूरे वेग में कहा, वह सब मैं नहीं जानती। मैं किसी भी सूरत में अंदर नहीं जा रही। बस। हाँ तो ठीक है ना, मैंने कब कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा? तुम अब अकेले भी आगे जा सकती हो। चौराहा आ जाए तो वहां से लेफ्ट टर्न ले लेना। थोड़ी देर चलने पर बाजार आ जाएगा। बाय। कल्पना ने सामने फैली सड़क को देखा तो उसे उसका कोई छोर नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि वह अनंत तक फैली है। उसने पीछे पलट के देखा तो पीछे का नजारा भी बिल्कुल वैसा ही था। उसका मन हुआ कि सर पकड़ के वहीं बैठ जाए। वो और कर भी क्या सकती थी? उसे लगा जैसे वह फंस चुकी है। उधर चिराग अपनी ही धुन में उस गेट की तरफ बढ़ता जा रहा था। कल्पना किसी भी सूरत में उस सड़क पर आगे या पीछे अकेले नहीं जाने वाली थी। आसपास के जंगल का नजारा ही रूह कंपाने को काफी था। सूझबूझ पर डर हावी हो गया और वह चिराग के पीछे ही चल पड़ी। चिराग ने दरवाजे को धकेला तो वह थोड़ा सा खुल के फिर वापस बंद हो गया। लग रहा था जैसे उसके कब्जे बहुत दिनों से अछूत पड़े पड़े जाम हो गए थे। थोड़ी देर की आजमाइश के बाद आखिरकार चिराग ने दरवाजा खोल ही लिया, जो कि एक बहुत ही चुभती हुई आवाज के साथ खुला और खुलते ही एक बिल्ली तेजी से निकल के बाहर भागी। कल्पना का तो दिल धक्क से करके कुछ पलों के लिए रुक ही गया। चिराग के पीछे वह जैसे ही अंदर घुसी, उसके बदन में एक तेज झुरझुरी हुई, जैसे कि दरवाजे के दोनों पल्लों के बीच करंट दौड़ रहा हो। कल्पना ने धूप निगलते हुए कहा, मैं अभी भी कह रही हूं, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। चिराग उसकी बातों को अनसुना करते हुए दाईं ओर बढ़ गया। इमारत से दाईं ओर लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक कमरा नुमा ढांचा दिखाई दे रहा था, जो कि टॉयलेट था शायद। वह था तो अस्पताल के कंपाउंड में ही, पर मुख्य इमारत से दूर होने पर वह शायद उस हादसे से बच गया था जिसने अस्पताल को खंडहर बना दिया था। कल्पना समझ गई कि चिराग उधर ही जा रहा है। उस टॉयलेट गेट के लगभग 30 फीट सामने ही अस्पताल का एंट्रेंस था। कल्पना ने निर्णय लिया कि चिराग के वापस आने तक वह यहीं रुकेगी, क्योंकि उस खंडहर नुमा टॉयलेट से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। वह थोड़ी सहज हुई ही थी कि उसे ऐसा लगा कि अस्पताल के एंट्रेंस पर खड़ा होकर कोई उसे देख रहा है, और फिर अचानक ही वह स्याह आकृति अंदर की तरफ भाग गई। एक पल के लिए तो कल्पना जैसे जम गई। वो वहां स्तब्ध खड़ी ही थी कि उसे लगा कि ऊपर से कोई आहट हुई हो। अगर उसके बस में होता तो वह आंखें बंद कर लेती और चिराग के वापस आने तक खोलती ही ना, पर अब इसे इंसानी मस्तिष्क की स्वाभाविक क्रिया ही समझिए, जो आहट पाते ही ध्यान उस ओर कर देता है। कल्पना की गर्दन यकायक ही ऊपर की ओर हो गई और उसने देखा कि दूसरी मंजिल से वही स्याह आकृति झांक रही है। अंधेरे में उसे इतना ही दिखा कि वह किसी औरत की आकृति थी, जिसकी आंखों का सफेद वाला भाग और दांत अंधेरे में फैली हल्की सी चांदनी को प्रतिबिंबित करके चमक रहे थे। वह मुस्कुरा रही थी। कल्पना इतनी सुन्न हो गई थी कि उसकी गर्दन अकड़ गई। वह चाह के भी नजर नीची नहीं कर पा रही थी। तभी उसे उस आकृति के पीछे कुछ और दिखाई दिया। तीसरी मंजिल पर उसके जैसी ही अनेक आकृतियां उसकी ओर झांक रही थीं।
इस झुंड में औरतें, मर्द और बच्चे भी थे। एक औरत आकृति के हाथों में एक शिशु की आकृति भी थी, जिसे उसने अपने सीने से लगा रखा था और नीचे देख रही थी। कल्पना को काटो तो खून नहीं। वहीं इसके विपरीत उन सभी आकृतियों में तो जैसे उसे देखने की होड़ मची पड़ी थी। वे बालकनी में आगे आकर उसे देखने के लिए थोड़ी बहुत धक्का मुक्की भी कर रहे थे। कल्पना तो चाहती थी कि जोर से अपनी आंखें बंद कर ले, पर उसके शरीर से तो जैसे उसका नियंत्रण ही टूट चुका था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना खौफ महसूस नहीं किया, फिर भी उसका मस्तिष्क उसे होश में कैसे रख पा रहा था। वह बेहोश क्यों नहीं हो रही? वह मंजर इतना खौफनाक था कि बड़े से बड़ा सूरमा भी अपना आपा खो बैठता, पर कल्पना चाह के भी बेहोश नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे उसने देखा कि अब उन आकृतियों की भीड़ छंटने लगी थी। वो सब आपस में खुसर फुसर करके बालकनी से पीछे हट गए। जब कल्पना को यह एहसास हुआ कि उसके शरीर पर उसका नियंत्रण वापस आ गया है, तो उसने धीरे से अपनी गर्दन नीचे की, जो कि ऊपर की ओर अकड़ी हुई थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से तरबतर था। पर यह क्या? नजर सामने करने पर वह देखती है कि अस्पताल तो एकदम ही सजीव हो उठा है। वहां हर तरफ चहल पहल है। आसपास कुछ लोग पट्टियां लगाए हुए टहल रहे हैं। किसी के हाथों में एक्सरे की शीट है, तो कोई कुछ अस्पताल के कागजात लिए इधर उधर दौड़ रहा है। नजर ऊपर करने पर उसने पाया कि पूरी इमारत बिल्कुल ही किसी नई दुल्हन की तरह चमक रही है। ऐसा लग रहा था जैसे अस्पताल कुछ दिनों पहले ही बन के तैयार हुआ हो और वहां कार्यवाही शुरू की गई हो। और सबसे विचित्र बात कि वहां रात ने अचानक ही दिन के साथ पलटी मार ली थी। हर तरफ सुबह की रोशनी बिखरी हुई थी। वह वही स्तब्ध खड़ी थी जब एक आदमी, जो कि तेज कदमों से चलता हुआ आ रहा था, उससे थोड़ा टकरा गया। उसने स्लेटी रंग की शर्ट पैंट पहनी हुई थी और उसी रंग की एक टोपी भी लगाई हुई थी। सॉरी मैडम, उसने पलट के कहा और भागता हुआ अस्पताल में घुस गया। अब कल्पना को जो महसूस हो रहा था वह डर के परे था। ऐसा लग रहा था कि भय या किसी भी भाव का उसके मन में कोई नामो निशान ना हो। वह बस वहां खड़ी सुन्न पड़ गई थी। तुम कहां खो गई हो? होश में आओ। अरे सारी उम्र यहीं रुकने का इरादा है क्या? कल्पना की तंद्रा टूटी तो उसने पाया कि चिराग उसके सामने खड़ा उसके दोनों कंधों को झकझोर रहा है और उसके पीछे वही शैतानी अस्पताल अपनी पूरी बदसूरती के साथ खड़ा है। एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे वह पूरी इमारत ही उसकी खिल्ली उड़ाती हुई हंस पड़ेगी। चिराग अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोला, एक तो उस टॉयलेट के बाहर कोई कुत्ता मरा पड़ा है, इतनी बदबू है। क्या बताऊं? हो गया ना, अब चलो यहां से। कल्पना की जितनी इच्छा शक्ति बची थी उसने सब लगाकर ये कुछ शब्द बोले थे। उसे तो लगा था वह बीच में ही अटक जाएगी। चिराग एंट्रेंस की तरफ बढ़ता हुआ बोला, अभी कहां? अभी पानी भी तो लेना है। कल्पना अगर अपने पूरे होश हवास में होती तो वहीं उसका गला दबा देती, पर उसकी चेतना बिल्कुल ही शून्य हो चली थी। चिराग जैसे ही उससे दूर गया, कल्पना को अपने पीछे कुछ आहट सुनाई दी। पलट के देखा तो वही स्याह आकृतियां कंपाउंड के गेट के बाहर खड़े होकर उसे ताक रही थीं। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। वह एक यंत्र की भांति चिराग के पीछे चल दी। चिराग ने पीछे पलट के मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोच रही होगी कि मैं इतना नॉर्मल कैसे हूं। यहां पर बात यह है कि पहले भी मैं इस इमारत में आ चुका हूं। यहां की छत से बहुत बढ़िया व्यू मिलता है। जंगल का फोटो वगैरह करने के लिए मैं 2-3 बार यहां आ चुका हूं। कल्पना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह बस यंत्र चालित कठपुतली की भांति चलती जा रही थी। उसके दिमाग में जो मध्यम सी चेतना अभी भी जागृत थी, वह यह अंदाजा लगा रही थी कि यह लड़का जानबूझकर उसे इस अस्पताल रूपी मौत के मुंह में लेकर जा रहा है। पर वह प्रतिकार करने की अवस्था में नहीं थी। उसका शरीर मानो उसके वश के बाहर अपनी मर्जी से चल रहा था। वो दोनों साथ में ही अस्पताल के अंदर घुसे और घुसते ही कल्पना को एक तेज झटका लगा और वह देखती है कि अस्पताल फिर से सजीव हो उठा है। आसपास लोगों की आपाधापी मची हुई है। अलग अलग कमरों में मरीज अपना इलाज करा रहे हैं और कुछ कमरों के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है, जैसे कि वह अपने नंबर का इंतजार कर रहे हों। उसे ऐसा लगता है जैसे कि यह अस्पताल उसे अपना भूत दिखा रहा है। जब वहां सब कुछ सामान्य था, अचानक ही उसकी नजर एक कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठे आदमी पर पड़ी। पुर्जा नंबर 20, गिरीश प्रसाद। उस आदमी ने तेज आवाज दी तो पास की कुर्सी पर बैठा एक आदमी तेजी से उठकर कमरे के भीतर चला गया। यह वही आदमी था जो अभी थोड़ी देर पहले उससे अस्पताल के बाहर टकरा गया था। वह वहां पर एक कंपाउंडर के पद पर नियुक्त था। शायद तभी चिराग की आवाज आई। इस फ्लोर पर तो कुछ मिलने से मकड़ी के जाले देख के ही लग रहा है कि बरसों से कोई इधर नहीं आया। चलो ऊपर का फ्लोर चेक करते हैं। चिराग की आवाज जैसे उसे खींच के भूत से वर्तमान में ले आई।
कल्पना ने अपने सामने देखा तो पाया कि उन सारे कमरों की हालत क्षतिग्रस्त है और हर जगह मकड़ी ने अपना साम्राज्य फैला रखा है। वहां किसी भी जीवित चीज का नामो निशान नहीं था। दाईं ओर ही ऊपर जाने का रास्ता था। अब वे दोनों उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। उस वीराने में उनके कदमों की आवाजें ऐसी प्रतिध्वनि बना रही थीं, जिसे सुनकर लगा कि बहुत से लोग एक साथ सीढ़ियां चढ़ रहे हों। यह ख्याल आते ही कल्पना ने फुर्ती से पलट के देखा तो पाई कि बहुत सी आकृतियां एक साथ उनके पीछे चली आ रही हैं। वे सब एक निश्चित दूरी बना के उनके पीछे चल रहे थे। जब वे दोनों दूसरे तल्ले पर पहुंचे तो वो आकृतियों की भीड़ भी सीढ़ी के घुमाव तक पहुंच चुकी थी। अब कल्पना ने नजर आगे की तो फिर वही चकाचक नजारा। इस फ्लोर पर भी लोगों की चहल पहल थी। ठीक उससे 3 या 4 मीटर की दूरी पर एक औरत अपनी गोद में एक बच्चे को लिए खड़ी थी और एक नर्स उस बच्चे को टीका लगा रही थी। उस औरत का कद और पहनावा देख के कल्पना ने पहचान लिया कि यह वही आकृति है जिसे उसने बालकनी की भीड़ में देखा था। अब उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि वह स्याह आकृतियां किन लोगों की थीं। कल्पना समझ गई थी कि जो आकृतियां उसे दिखाई दे रही थीं वह उन लोगों की थीं जो कभी इस अस्पताल में इलाज करवाने आए थे या यहाँ के डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। कल्पना ने थूक निगलते हुए मन ही मन सोचा, तो यह सब आत्माएं हैं। वह अपने आसपास यह सब घटित होता देख पहले ही काफी डरी हुई थी, पर यह बात पूर्ण रूप से मान लेने के बाद कि वह आत्माओं से घिरी हुई थी, उसकी हालत और खस्ता हो गई। वह अपने माथे से होकर नाक के नोक पर जाते हुए पसीने की एक बूंद को महसूस कर ही रही थी कि एक लंबा चौड़ा आदमी अचानक से उसके सामने आ खड़ा हो गया। उसने सफेद शर्ट पैंट पहनी थी और उसके ऊपर एक सफेद कोट। उसकी गर्दन से लटकता स्टेथोस्कोप उसके डॉक्टर होने की गवाही दे रहा था। उसने एक हाथ से अपना चश्मा ठीक किया और दूसरे हाथ में पकड़ी सिरिंज दिखाते हुए कहा, आप। कि वहां रात ने अचानक ही दिन के साथ पलटी मार ली थी। हर तरफ सुबह की रोशनी बिखरी हुई थी। वह वही स्तब्ध खड़ी थी जब एक आदमी जो कि तेज कदमों से चलता हुआ आ रहा था उससे थोड़ा टकरा गया। उसने स्लेटी रंग की शर्ट पैंट पहनी हुई थी और उसी रंग की एक टोपी भी लगाई हुई थी। सॉरी मैडम, उसने पलट के कहा और भागता हुआ अस्पताल में घुस गया। अब कल्पना को जो महसूस हो रहा था वह डर के परे था। ऐसा लग रहा था कि भय या किसी भी भाव का उसके मन में कोई नामो निशान न हो। वह बस वहां खड़ी सुन्न पड़ गई थी। तुम कहां खो गई हो? होश में आओ। अरे, सारी उम्र यहीं रुकने का इरादा है क्या? कल्पना की तंद्रा टूटी तो उसने पाया कि चिराग उसके सामने खड़ा उसके दोनों कंधों को झकझोर रहा है और उसके पीछे वही शैतानी अस्पताल अपनी पूरी बदसूरती के साथ खड़ा है। एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे वह पूरी इमारत ही उसकी खिल्ली उड़ाती हुई हंस पड़ेगी। चिराग अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोला, एक तो उस टॉयलेट के बाहर कोई कुत्ता मरा पड़ा है, इतनी बदबू है क्या बताऊं। हो गया ना, अब चलो यहां से। कल्पना की जितनी इच्छा शक्ति बची थी उसने सब लगाकर ये कुछ शब्द बोले थे। उसे तो लगा था वह बीच में ही अटक जाएगी। चिराग एंट्रेंस की तरफ बढ़ता हुआ बोला, अभी कहां? अभी पानी भी तो लेना है। कल्पना अगर अपने पूरे होश हवास में होती तो वहीं उसका गला दबा देती, पर उसकी चेतना बिल्कुल ही शून्य हो चली थी। चिराग जैसे ही उससे दूर गया, कल्पना को अपने पीछे कुछ आहट सुनाई दी। पलट के देखा तो वही स्याह आकृतियां कंपाउंड के गेट के बाहर खड़े होकर उसे ताक रही थीं। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। वह एक यंत्र की भांति चिराग के पीछे चल दी। चिराग ने पीछे पलट के मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोच रही होगी कि मैं इतना नॉर्मल कैसे हूं। यहां पर बात यह है कि पहले भी मैं इस इमारत में आ चुका हूं। यहां की छत से बहुत बढ़िया व्यू मिलता है। जंगल का फोटो वगैरह करने के लिए मैं 2-3 बार यहां आ चुका हूं। कल्पना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह बस यंत्र चालित कठपुतली की भांति चलती जा रही थी। उसके दिमाग में जो मध्यम सी चेतना अभी भी जागृत थी, वह यह अंदाजा लगा रही थी कि यह लड़का जानबूझ के उसे इस अस्पताल रूपी मौत के मुंह में लेकर जा रहा है, पर वह प्रतिकार करने की अवस्था में नहीं थी। उसका शरीर मानो उसके वश के बाहर अपनी मर्जी से चल रहा था। वो दोनों साथ में ही अस्पताल के अंदर घुसे और घुसते ही कल्पना को एक तेज झटका लगा और वह देखती है कि अस्पताल फिर से सजीव हो उठा है। आसपास लोगों की आपाधापी मची हुई है। अलग अलग कमरों में मरीज अपना इलाज करा रहे हैं और कुछ कमरों के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है, जैसे कि वह अपने नंबर का इंतजार कर रहे हों। उसे ऐसा लगता है जैसे कि यह अस्पताल उसे अपना भूत दिखा रहा है, जब वहां सब कुछ सामान्य था। अचानक ही उसकी नजर एक कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठे आदमी पर पड़ी। पुर्जा नंबर 20, गिरीश प्रसाद। उस आदमी ने तेज आवाज दी तो पास की कुर्सी पर बैठा एक आदमी तेजी से उठकर कमरे के भीतर चला गया।
यह वही आदमी था जो अभी थोड़ी देर पहले उससे अस्पताल के बाहर टकरा गया था। वह वहां पर एक कंपाउंडर के पद पर नियुक्त था। शायद तभी चिराग की आवाज आई। इस फ्लोर पर तो कुछ मिलने से मकड़ी के जाले देख के ही लग रहा है कि बरसों से कोई इधर नहीं आया। चलो ऊपर का फ्लोर चेक करते हैं। चिराग की आवाज जैसे उसे खींच के भूत से वर्तमान में ले आई। कल्पना ने अपने सामने देखा तो पाया कि उन सारे कमरों की हालत क्षतिग्रस्त है और हर जगह मकड़ी ने अपना साम्राज्य फैला रखा है। वहां किसी भी जीवित चीज का नामो निशान नहीं था। दाईं ओर ही ऊपर जाने का रास्ता था। अब वे दोनों उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। उस वीराने में उनके कदमों की आवाजें ऐसी प्रतिध्वनि बना रही थीं, जिसे सुनकर लगा कि बहुत से लोग एक साथ सीढ़ियां चढ़ रहे हों। यह ख्याल आते ही कल्पना ने फुर्ती से पलट के देखा तो पाई कि बहुत सी आकृतियां एक साथ उनके पीछे चली आ रही हैं। वे सब एक निश्चित दूरी बना के उनके पीछे चल रहे थे। जब वे दोनों दूसरे तल्ले पर पहुंचे तो वो आकृतियों की भीड़ भी सीढ़ी के घुमाव तक पहुंच चुकी थी। अब कल्पना ने नजर आगे की तो फिर वही चकाचक नजारा। इस फ्लोर पर भी लोगों की चहल पहल थी। ठीक उससे 3 या 4 मीटर की दूरी पर एक औरत अपनी गोद में एक बच्चे को लिए खड़ी थी और एक नर्स उस बच्चे को टीका लगा रही थी। उस औरत का कद और पहनावा देख के कल्पना ने पहचान लिया कि यह वही आकृति है जिसे उसने बालकनी की भीड़ में देखा था। अब उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि वह स्याह आकृतियां किन लोगों की थीं। कल्पना समझ गई थी कि जो आकृतियां उसे दिखाई दे रही थीं वह उन लोगों की थीं जो कभी इस अस्पताल में इलाज करवाने आए थे या यहाँ के डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। कल्पना ने थूक निगलते हुए मन ही मन सोचा, तो यह सब आत्माएं हैं। वह अपने आसपास यह सब घटित होता देख पहले ही काफी डरी हुई थी, पर यह बात पूर्ण रूप से मान लेने के बाद कि वह आत्माओं से घिरी हुई थी, उसकी हालत और खस्ता हो गई। वो अपने माथे से होकर नाक के नोक पर जाते हुए पसीने की एक बूंद को महसूस कर ही रही थी कि एक लंबा चौड़ा आदमी अचानक से उसके सामने आ खड़ा हो गया। उसने सफेद शर्ट पैंट पहनी थी और उसके ऊपर एक सफेद कोट। उसकी गर्दन से लटकता स्टेथोस्कोप उसके डॉक्टर होने की गवाही दे रहा था। उसने एक हाथ से अपना चश्मा ठीक किया और दूसरे हाथ में पकड़ी सिरिंज दिखाते हुए कहा, आप रक्तदान करने आई है ना? आइए मेरे साथ। यह कहकर वह पलटकर एक कमरे की तरफ चल पड़ा। अरे यार, यहां भी कुछ नहीं, और देखो तो यह कमबख्त सीढ़ियां भी जाम है। कल्पना वर्तमान में आई तो देखा कि चिराग वहीं आसपास चहलकदमी कर रहा है और कुछ ढूंढ रहा है या शायद ढूंढने का दिखावा कर रहा है। वह खुद से सवाल जवाब कर ही रही थी कि उसका ध्यान तीसरे तल्ले पर जाने वाली सीढ़ी पर गया, जिस पर कि टूटे हुए बेंच, टेबल, स्ट्रेचर इत्यादि का अंबार लगा था। वह सीढ़ियां उनके चलने लायक तो एकदम नहीं थीं। यह सीढ़ी बिल्डिंग के बीचों बीच है। मेरा अंदाजा है कि दोनों छोर पर ऐसी ही सीढ़ियां होनी चाहिए। चलो उससे चलते हैं। यह कहते हुए चिराग आगे चल पड़ा। कल्पना का तो शरीर ही रह रह के अपना नियंत्रण खो रहा था। वह भी उसके पीछे चल पड़ी। इस बात पर उसका ध्यान ही नहीं गया कि अगर चिराग यहाँ की छत पर पहले भी जा चुका था तो उसे पक्के तौर पर पता कैसे नहीं कि ऊपर तक कितनी सीढ़ियां जाती हैं। वह पूरी जगह ही सीलन से भरी हुई थी। टूटी फूटी खिड़कियों से जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी उसमें उसे सिर्फ मकड़ी के जाले ही चमकते हुए नजर आ रहे थे। वह अभी 3 से 4 कदम ही चली थी कि वो ठिठक के रुक गई। उसे लगा कि किसी ने उसके बालों की एक लट को पीछे से पकड़ लिया है और धीरे धीरे उसे दाएं बाएं घुमा रहा है। कुछ पलों के लिए तो वो वहीं जड़ हो गई। उसने आंखें बंद किए हुए ही अपनी गर्दन घुमाई और जब डरते हुए अपनी आंखें खोली तो देखती है कि अस्पताल फिर से अपने पूरे चकाचौंध पर है और उसके बगल में वही औरत खड़ी है जिसे उसने थोड़ी देर पहले अपने बच्चे को टीका लगवाते हुए देखा था। कल्पना भी उसके एकदम बगल में खड़ी थी और उस शिशु ने अपने छोटे से हाथ में उसकी लट को पकड़ रखा था और उनसे अठखेलियां कर रहा था। तभी वह औरत कल्पना की तरफ देखते हुए कहती है, प्यारा है ना? कल्पना की कांपती हुई नजर जब उस बच्चे पर पड़ती है तो देखती है कि अब उस बच्चे के सिर से खून रिस रहा है और वह जोर जोर से किलकारी मार रहा है। देखते देखते उसका पूरा चेहरा खून और धूल के मिश्रण से ढक जाता है। उसकी नजर अब दोबारा उस औरत पर पड़ती है तो वह देखती है कि उसके सिर का बाया हिस्सा कान सहित गायब है और उसकी खोपड़ी के अंदर उसका दिमाग हिलता हुआ दिख रहा है। अब तक बच्चे की किलकारी इतनी तेज हो चुकी होती है कि कल्पना को लगा कि उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। वह औरत अपने आधे बचे हुए होठ से कहती है, बोलो ना, प्यारा है ना? देखते ही देखते वह अस्पताल भी अपना हुलिया बदल के फिर से जर्जर रूप में आ जाता है। यह नजारा कल्पना के लिए खौफ से परे था। वह आंखें बंद करके अपनी पूरी ताकत लगा के जोर से चिल्लाती है पर उसके कंठ से एक स्वर भी नहीं फूटता।
थक कर वह जब आंखें खोलती है तो देखती है कि चिराग मंजिल की बाईं छोर पर एक सीढ़ी की रेलिंग पकड़ के खड़ा है और उसे देख रहा है, जैसे कि उसके आने का इंतजार कर रहा हो। वह फिर से अपना नियंत्रण खो बैठती है और उसका शरीर स्वतः ही चलने लगता है। अब वह उस कमरे के सामने से गुजरती है जिसमें उसे वह डॉक्टर जाता हुआ दिखाई दिया था। वह दरवाजे के अंदर देखती है कि वह अपने एक हाथ में सिरिंज लिए हुए उसे देख के मुस्कुरा रहा है और नजर मिलते ही वह अपनी गर्दन को थोड़ा सा झुका के वापस उठा लेता है, जैसे कि उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। जब वह दरवाजे से आगे बढ़ने लगी तो देखती है कि उस डॉक्टर का चेहरा अत्यंत तेजी में बहुत ही गुस्सैल रूप में बदल गया। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए और वह गुस्से में तिलमिलाता हुआ उसे देख रहा है। अब वह आगे बढ़ती है तो उसे जमीन में लगभग 1 फीट की दरार दिखाई पड़ती है और उस दरार के उस साइड अस्पताल का जो हिस्सा था वह थोड़ा झुका हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि आधे अस्पताल की एक तरफ की दीवार न होने से मलबे के ऊपर टेढ़ा टीका हुआ था। कल्पना एक कदम पीछे लेती है और अपने लहंगे को संभाल के उस ओर कूद जाती है। उस ओर की जमीन पर पैर रखते ही उसके बाएं पैर के सैंडल की हील टूट जाती है और उसका पैर भी बुरी तरह मुड़ जाता है। पर कल्पना को एहसास होता है कि उसे जरा भी दर्द नहीं हो रहा। चिराग दौड़ के उसके करीब आ जाता है और उसे सहारा देकर उठाता है। कल्पना अपने दूसरे पैर की सैंडल भी उठा के हाथों में लटका लेती है, क्योंकि एक पैर में सैंडल पहन के चलना तो उसके लिए दूभर हो जाता। कमाल है, तुम्हारा पैर इतने बुरे तरीके से मुड़ गया है, पर तुम्हें देख के लग नहीं रहा। कोई और होता तो अभी चीखें मार रहा होता। यह कहता हुआ चिराग सीढ़ी की ओर बढ़ जाता है। कल्पना को दर्द तो नहीं हुआ, बहरहाल एक पैर मुड़ जाने की वजह से वह थोड़ा लंगड़ा के ही चल पा रही थी। जब वह चलते चलते सीढ़ी तक पहुंच जाती है तो उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि जब वह लंगड़ा के चल रही है तो उसके पैरों की प्रतिध्वनि सामान्य चाल के जैसी क्यों है। वह सहमी हुई सी पीछे पलटती है। उसे अंदेशा तो था कि उसे क्या दिखेगा, पर जो मंजर उसे दिखता है वह उसे बुरी तरह कंपा देता है। वह देखती है कि वही आकृतियां धीरे धीरे उसके पीछे चल रही थीं और प्रतिध्वनि उन्हीं के कदमों की थी। वे सब अभी दरार के पास ही पहुंचे थे कि अचानक रुक गए। धीरे धीरे उस दरार में से 2 हाथ निकलते हैं और टूटे हुए फर्श का सहारा लेकर वह बाहर निकलता है। यह वही कंपाउंडर था जिसे कल्पना ने नीचे की मंजिल पर देखा था। अब उसकी हालत अत्यंत ही भयावह थी। उसका जबड़ा टूट के एक तरफ लटका था और उसकी एक आंख सामान्य से थोड़ी ज्यादा बाहर निकली हुई थी। जब वह रंग के पूरी तरह ऊपर आ जाता है तो कल्पना देखती है कि उसकी कमर से नीचे का हिस्सा गायब है और वह हाथों के बल पर अपने शरीर को घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा है। उसके पीछे ही कई हाथ उस दरार से निकलने लगते हैं। कल्पना की नजर अब दरार के पीछे खड़ी आकृतियों पर पड़ती है, जो कि अब थोड़े थोड़े जिस्मानी रूप में आने लगे थे। वो सब किसी न किसी तरह से विकृत थे। किसी की जांघ की हड्डी दिखाई दे रही थी, किसी के गाल दोनों तरफ से फटे होने के कारण सारे दांत दिख रहे थे, किसी के कंधों की जगह मांस का एक लोथड़ा मात्र था, तो किसी की गर्दन टूटी थी तो वो खाकुआगिटी डायरे थे। उन सब के बदन पर जो भी थोड़े बहुत कपड़े थे सब खून से सने थे। इस झुंड के सबसे आगे वही औरत जिसकी गोद में बच्चा था और डॉक्टर खड़े थे। कल्पना से नजर मिलते ही फिर उस डॉक्टर ने सिरिंज वाले हाथ को ऊपर उठा के दिखाया और अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेर दी। कल्पना अब किसी तरह लंगड़ाते हुए ही सीढ़ियों पर दौड़ पड़ी। चिराग पहले ही ऊपर की मंजिल तक पहुंच चुका था। कल्पना जब हांफती हांफती चिराग के पास आकर खड़ी हुई तभी एक जोर के धम्म की आवाज नीचे की मंजिल से आई। कल्पना ने अंदाजा लगाया कि वह सारी आकृतियां कूद के दरार को पार कर चुकी हैं। चिराग बोला, कहां रह गई थी तुम? पैर में ज्यादा दर्द हो रहा क्या? चिराग ने यह सवाल कल्पना से उतनी ही तेजी में पूछा जितनी तेजी में वह हड़बड़ा के ऊपर की मंजिल पर आई थी। कल्पना ने सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं। चिराग ने कहा, ठीक है, फिर हम इस फ्लोर पर ढूंढ लेते हैं, फिर वापस चलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर वाला फ्लोर इतना क्षतिग्रस्त है कि वहां तो कोई नहीं ही ठहरा होगा। उसकी बात सुनकर कल्पना ने भी हामी भर दी। कल्पना ने कहा, चिराग, अभी तुम्हें कोई जोर की आवाज सुनाई दी थी क्या, जैसे बहुत से लोग एक साथ कूद पड़े हों? कल्पना को लगा कि उसे जो दिखाई दे रहा है वह चिराग को नहीं दिख रहा, पर शायद उन आकृतियों के चलने और कूदने की आवाजें चिराग को भी सुनाई दे रही हों। चिराग ने कहा, नहीं तो यह पहले अस्पताल था मैडम, प्लेग्राउंड नहीं कि लोगों के हाई जंप की आवाज आएगी। प्यास मुझे लगी है, पर लग रहा है कि पानी न मिलने का असर तुम्हारे दिमाग पर हो रहा है।
यह कह के चिराग इधर उधर ढूंढने लगा। इधर कल्पना ने कदमों की आवाज से महसूस किया कि वह आत्माएं अब तीसरे तल्ले पर आ चुकी हैं। वह भी चिराग के साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ गई। अभी वे मंजिल की बाईं ओर थे और दाईं ओर बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए एक जगह पर मकड़ी के जालों की दीवार बनी थी। जालों की इतनी परतें थीं कि उसके दूसरी तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ओफो! यह कहते हुए चिराग ने पास पड़ा हुआ एक पाइप उठा लिया, जो कि किसी टूटे हुए स्ट्रेचर का पार्ट था शायद, और उससे जाले साफ करने लगा। कल्पना वहां खड़ी थी ही कि सहसा उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा। ऐसे ही मकड़ी के जाले नीचे के फ्लोर्स पर भी थे। अगर कोई यहां रहने के लिए आया होता तो उसने थोड़ी बहुत साफ सफाई तो की ही होती। यहां तक कि उनके चलने फिरने से भी कुछ जाले खुद ब खुद टूट जाते। पर यहां जितने भी मकड़ी के जाले उसने देखे वह सब एकदम अनछुए थे। जो भी जाले टूटे थे वह उसके आगे चल रहे चिराग ने ही तोड़े थे। तो क्या यह झूठ बोलकर मुझे यहां लेकर आया है? कल्पना के मन में चिराग को लेकर जो संशय था वह और गहरा होता जा रहा था। चिराग ने कहा, चलो हो गया। कल्पना ने देखा तो पाया कि रास्ता साफ हो चुका था, पर जो आकृतियां उसे अभी तक अपने पीछे महसूस हो रही थीं, वह अब उसके सामने दरार के उस ओर खड़ी थीं, ठीक उसी तरह जैसे वे नीचे के फ्लोर पर खड़े थे। उसे देख के वह बच्चा फिर से किलकारी मारने लगा। चिराग वहीं खड़ा था और उसके हाव भाव से लग रहा था कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। चिराग ने अब एक लंबी छलांग मारी और उस ओर कूद गया। वह अब उन आत्माओं के एकदम ही बगल में खड़ा था, पर उसके चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। चिराग ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे जल्दी आ जाओ यार, सारी उम्र यहीं रहने का इरादा है क्या? कल्पना को काटो तो खून नहीं। वह अपने कदम डर के मारे पीछे हटाने लगती है। तभी वह सारी आकृतियां चिराग के पीछे से अदृश्य हो जाती हैं। उसके कदम डर के मारे पीछे हो रहे होते हैं। तभी वह किसी चीज से टकरा जाती है, पर पीछे तो कोई दीवार नहीं थी, फिर कैसे? सोचती हुई वह पीछे पलटती है तो देखती है कि वही डॉक्टर उसके पीछे खड़ा है और उसके पीछे बाकी की आत्माएं जो उसे देख के मुस्कुरा रही हैं। अब तो कल्पना की हालत बयां करने लायक नहीं थी। वह एक पैर में मोच होने के बावजूद दौड़ती है और एक ही सांस में उस दरार को कूदकर पार कर जाती है। जब वह नजरें उठाती है तो पाती है कि चिराग वहां से गायब है। वह डरी हुई सी चिराग को ढूंढती हुई पीछे पलटती है। उसे लगता है कि अभी तक तो आकृतियां गायब हो गई होंगी, क्योंकि वह उसे थोड़े थोड़े देर पर ही दिखती थीं। पर इसके विपरीत वह आत्माएं उसे अपनी ओर आती दिखीं। कल्पना ने खुद को संभाला और उनसे दूर बढ़ने लगी। वह आकृतियां अब कूद के इस ओर आ गई थीं। कल्पना खौफजदा होकर विपरीत दिशा में दौड़ पड़ी, पर यह घटनाक्रम भी ज्यादा देर तक नहीं चला। उसने देखा कि मंजिल की दूसरी ओर से भी आत्माओं का वैसा ही सड़े गले शरीरों वाला झुंड उसकी तरफ चला आ रहा है। इस झुंड के सबसे आगे उस कंपाउंडर की रूह थी, जो कि अपने आधे शरीर को अपने हाथों के बल घसीट रहा था। कल्पना बिल्कुल अकेली थी। अब आत्माओं का दोनों झुंड उससे बराबर दूरी पर था। वह ठिठक के रुक गई। उसके रुकते ही वे आत्माएं भी अपनी अपनी जगह पर रुक गईं। फिर बाईं तरफ वाली आकृतियों ने एक एक कदम आगे बढ़ाया। अब कल्पना पलट पलट कर दोनों दिशाओं में देख रही थी। जब भी एक तरफ की आत्माएं आगे बढ़ती तो उसे एक कदम दूसरी तरफ की आत्माओं की ओर बढ़ाना पड़ता। आत्माएं भी फिल्मी अंदाज में एक एक कदम लेकर उसके करीब बढ़ रही थीं, जैसे कि वह जताना चाहती हूं कि अब वह बच के कहीं नहीं जा सकती। कल्पना की हालत बिल्कुल उस हिरण की तरह हो गई थी जो शेरों के झुंड में फंस जाता है और फिर शेर उसे नोचने खसोटने से पहले उसके साथ थोड़ा खिलवाड़ करते हैं। पर यह आत्माएं ज्यादा देर तक खिलवाड़ भी नहीं करना चाहती थीं। उस बच्चे ने, जो कि एक स्त्री की गोद में था, उनसे एक जोर की किलकारी मारी और सारी आत्माएं अपने टूटे फूटे शरीर में से लहू और मांस का कतरा गिराती हुई कल्पना की तरफ चीखती चिल्लाती हुई दौड़ पड़ी। अब कल्पना को काटो तो खून नहीं। वह तेजी से अपने एक पैर का सहारा लेकर एक तरफ बने कमरे में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। उस दरवाजे पर उसका ध्यान बिल्कुल ही अंतिम वक्त पर गया था, वरना उसकी हालत इतनी खस्ता थी कि उसे डर के अलावा कुछ महसूस नहीं हो रहा था और वह अपने पैर की वजह से दौड़ने की हालत में भी नहीं थी। वह दरवाजे पर पीठ टिकाकर आंखें बंद करके जोर जोर की सांसें ले रही थीं और बाहर से उन आत्माओं की अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कि वह सब आपस में उसके लिए लड़ रहे हों। पहले तो दरवाजे को नोचने की आवाजें आईं, फिर धीरे धीरे दरवाजे पर धक्के पड़ने लगे। वो सारी आत्माएं अजीब अजीब आवाज निकालते हुए दरवाजे को उस तरफ से पीट रही थीं। थोड़ी देर में उनकी अफरा तफरी खत्म हो गई और वहां एकदम सन्नाटा छा गया। अब कल्पना दरवाजे से थोड़ा हट गई। वह उस कमरे में 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि उसका आगे वाला पैर हवा में ही रुक गया। नीचे की फर्श गायब थी।
उस कमरे में दरवाजे के थोड़ी दूर तक ही फर्श सलामत बची थी, बाकी की फर्श टूट के नीचे गिर चुकी थी। चूंकि कमरे में बाहर के मुकाबले कम रोशनी थी, तो कल्पना को अब तक यह दिखा नहीं था, पर अब उसकी आंखें खुद को कम रोशनी के लिए व्यवस्थित कर चुकी थीं। कल्पना ने अंदाजा लगाया कि यह कमरा ठीक उस कमरे के ऊपर वाला कमरा है जिसमें उसे डॉक्टर की रूह आने के लिए बोल रही थी, और उसके ना जाने पर वह गुस्से में तिलमिला गया था। उसने सोचा कि नीचे शायद इसी फर्श का मलबा होगा, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह नीचे देखे। वह एक कदम पीछे ले लेती, पर तभी दरवाजा इतनी जोर से हिलता है कि वह तेजी से फिर एक कदम आगे आ जाती है। इस बार तो कमर के ऊपर का उसका पूरा शरीर ही उस गड्ढे की ओर झुक जाता है। अगर वह गलती से आधा कदम भी और ले लेती तो नीचे के फ्लोर पर गिर जाती। वह अपने शरीर को बैलेंस करने की कोशिश ही कर रही होती है कि उसे नीचे का वह नजारा दिखता है। वह देखती है कि नीचे के कमरे में एक बेड पर कोई लेटा हुआ है। वह अवाक होकर उसे देखती रह जाती है। उसके कपड़े, उसका कद, उसके बाल, उसका रंग और उसका चेहरा। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। यह कहते हुए कल्पना दीवार से सटकर बैठ गई। उसने जो देखा था उसके बाद उसका दिमागी संतुलन बुरी तरह बिगड़ चुका था। वैसे भी वह काफी देर तक खौफ और संशय झेल चुकी थी। अब उसका दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं रह गया था। जो थोड़ी बहुत इच्छा शक्ति उसने बचा के रखी थी, वह भी अब उस नीचे बेड पर पड़ी आकृति को देख के उसका साथ छोड़ चुकी थी। वह वहीं बैठी बैठी किसी मानसिक विक्षिप्त की भांति एक ही बात दोहराए जा रही थी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कमरे के बाहर और भीतर पूरी तरह सन्नाटा था। सन्नाटा तो कल्पना के अंतर्मन में भी था। उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर था, पर वह अपने अंदर ही इतनी सिमट गई थी कि उसे अपने शरीर से भी अब कोई वास्ता नहीं रह गया था। तभी अचानक जैसे कमरे में रोशनदान से रोशनी की एक किरण आती है और उस किरण के रास्ते में धूल के तत्व चमककर उजागर होने लगते हैं, वैसे ही उसके अंतर्मन में भी बहुत सारे बिंदु आपस में जुड़ते हुए प्रतीत हुए। इन सारे बिंदुओं में जो बिंदु सबसे ज्यादा चमक रहा था वह यह था कि जब उसने थोड़ी देर पहले उस सुनसान रास्ते पर चिराग से पूछा था कि यहां सच में कोई आत्मा तो नहीं, तो उसने कहा था, यहां तो हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं। यह अलग बात है कि हम दोनों में से कोई एक आत्मा हो, हम दोनों में से कोई एक आत्मा हो, हम दोनों में से कोई एक आत्मा हो। अब यह बात कल्पना के दिमाग में रह रह के गूंज रही थी। थोड़ी देर में फिर दरवाजे को नोचने, खसोटने, संगीत, डठाड़ ऐसा लग रहा था जैसे वह दरवाजा किसी भी पल उखड़कर गिर पड़ेगा। उसके जंग खाए हुए कब्जे भी गिरने पर उतारू थे कि तभी कल्पना को बाहर से एक आवाज सुनाई दी, बस करो, ऐसे बात और बिगड़ सकती है, पीछे हट जाओ इस दरवाजे से। कल्पना इस आवाज को पहचान गई थी। यह चिराग की आवाज थी। उसे ऐसा लगा जैसे कि बहुत से लोग अपने कदम पीछे हटा रहे हों। दरवाजे के नीचे जो थोड़ी सी जगह थी और दरवाजे में जितनी भी दरारें थीं, उनसे फिर से हल्की रोशनी आने लगी थी, जो कि अभी तक उन आत्माओं के सड़े गले शरीर से ढकी हुई थी। उसे चिराग की आवाज सुनाई दी, कल्पना, दरवाजा खोलो और बाहर आओ। उसने धीरे से कुंडी को पकड़ा, यह देखने के लिए कि लॉक टाइट है या नहीं, पर यह क्या, कुंडी तो उसके हाथ में आ गई। बार बार झटका खाने की वजह से वह कुंडी टूट चुकी थी और दरवाजे से चिपकी है हुई बस औपचारिकता निभा रही थी। अगर उन आत्माओं ने एक भी धक्का और दिया होता तो उस दरवाजे को वैसे भी खुल जाना था। जैसे ही वो कुंडी कल्पना के हाथ में आई, उस कुंडी की औपचारिकता भी पूरी हो गई और दरवाजा खुद ब खुद तो था नहीं। उसने हल्का सा धक्का देकर दरवाजे को पूरा खोल दिया। सामने उसने देखा तो वह सारी आत्माएं सामने वाली दीवार के पास खड़ी थीं और उनके आगे बीचों बीच कोई जानी पहचानी आकृति थी। वह चिराग था। उस जगह पर जो भी थोड़ी बहुत रोशनी थी वह उसी सामने की दीवार पर लगी टूटी फूटी खिड़कियों से आ रही थी। क्योंकि कल्पना खिड़कियों के सामने खड़ी थी तो रोशनी उसकी आंखों में सामने से पड़ रही थी। इसी कारण उसे साफ साफ कुछ नहीं दिख रहा था। दिख रही थी तो बस वह काली काली आकृतियां और उनके बीच खड़ा चिराग, जो भी एकदम उन्हीं के जैसा लग रहा था। अभी ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हीं में से एक हो। कल्पना चीख पड़ी, क्यों किया तुमने यह सब? उसके पहले से ही आंसुओं से तरबतर चेहरे पर आंसुओं की एक और कतार दौड़ पड़ी। यह सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अब सब समझ आ रहा है मुझे। तुम भी इन्हीं में से एक हो और इनके लिए शिकार फंसा के लाए हो। मैं ही बेवकूफ थी जो इतना कुछ होते रहने के बाद भी तुम्हारे साथ में रही। कल्पना ने अब खुद को समझा लिया था कि उसकी मौत निश्चित है। इस बात के साथ सामंजस्य बिठा लेने के बाद उसका डर एकदम ही खत्म हो चुका था। वह बस बिना रुके चिराग पर अपनी भड़ास निकाल लेना चाहती थी। क्या जरूरत थी मेरे साथ ऐसे खिलवाड़ करने की?
पल पल डराने की। तुम्हें पता भी है किस नर्क से गुजरी हूं मैं। एक बार मुझे यहां तक ले आए थे तो एक झटके में ही मार देते। यह घिनौना खेल क्यों खेला मेरे साथ? वो फफक कर रो पड़ी और वहीं घुटनों के बल बैठ गई और कहती गई, इसीलिए जब मैं चौराहे पर तुमसे बात कर रही थी तो लोग हमारी ओर देख रहे थे, क्योंकि वास्तव में वह तुम्हें देख ही नहीं पा रहे थे और सोच रहे थे कि मैं किससे बात कर रही हूं। इसीलिए जब मैं तुम्हारे पीछे दौड़ी थी तो वह लफंगे उस रास्ते की तरफ देख रहे थे। इसीलिए वह कुत्ता मुझे एकदम काट खाने वाला था और कौए उल्लू मुझसे टकराने पर आमादा थे, जबकि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह सब तुम्हारी ही करनी है। कल्पना ने नफरत से चिराग की तरफ देखते हुए कहा, तुमने तो कहा भी था कि हम में से कोई एक आत्मा है, फिर भी नहीं समझ पाई मैं। कितनी बेवकूफ थी मैं। यह सब तुम्हारा ही छलावा था। तुम बस किसी तरह मुझे यहां लाना चाहते थे। चिराग ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, अब भी नहीं समझ पाई तुम? कल्पना ने लरजती हुई आवाज में कहा, चुप हो जाओ। तुम्हारी बातों से अब मक्कारी की बू आती है। जो करना है करो मेरे साथ और खत्म करो यह सब। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। उसकी हालत से लग रहा था कि वह किसी भी वक्त निढाल होकर फर्श पे ढह जाएगी। चिराग ने सपाट लहजे में कहा, अच्छा कहां जाना था तुम्हें जो तुमने मुझसे मदद मांगी थी? बाजार ना? अब बताओ मुझे बाजार में क्या काम था? जरूरी काम था, यह पता है मुझे। क्या काम था वह? बताना। और जब याद कर ही रही हो तो यह भी बताना कि मुझसे मिलने से पहले तुमने अपनी दिनचर्या में क्या क्या किया था। आराम से सोच लो फिर बताना। कल्पना का बस चलता तो चिराग की तरफ नजर भी न फिरती, पर जैसे ही उसने ये सारे सवाल पूछे तो उसका दिमाग स्वाभाविक तौर पर इन सवालों के जवाब ढूंढने लगा। पर यह क्या, उसके पास इन सवालों के जवाब थे ही नहीं। यहां तक कि उसे चिराग से मिलने के पहले का एक दो ही वाकया याद था, जब उसने चिराग से पहले कुछ और लोगों से रास्ता पूछा था जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। उसके पहले का उसे एक भी लम्हा याद नहीं था और न ही याद आ रहा था कि उसे बाजार क्यों जाना था। उसे जितना कुछ याद था वह इतना ही था कि उसे किसी भी हाल में बाजार पहुंचना है। असल में बाजार जाने का तो कोई मतलब भी नहीं था। उसके अंदर बस कहीं जाने की बेचैनी थी, कहीं भी। उसके अंदर कोई बेकरारी कैद थी जो उसे ठहरने नहीं देना चाहती थी। वह बस अधीर थी किसी चीज की तलाश में। पर किसके? कल्पना अपना सर पकड़ के जोर से चिल्लाई, बस करो। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? बोला ना, जो करना है करो और खत्म करो ये सब, मुक्ति दो मुझे। उसके ऐसा कहते ही उसे अपने चेहरे पर एक सुखद ठंडक का एहसास हुआ। उसने गर्दन ऊपर की तो उसने देखा कि उसके सामने ही चिराग भी अपने घुटनों पर बैठा है और उसने अपने दोनों हाथ कल्पना के दोनों गालों पर रखा हुआ है। कल्पना ने देखा कि अब जब वह अंधेरे से थोड़ा आगे आ गया था और उसके एकदम करीब था तो वह एकदम ही किसी सामान्य इंसान की तरह लग रहा था। चिराग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जैसे कि उसे यह बात अच्छे से समझाना चाहता हो, मुक्ति ही तो सारे फसाद की जड़ है यार। कल्पना चिल्लाते हुए बोली, दूर हटो मुझसे। यह कहते हुए कल्पना पीछे छिटक को हुई, पर चिराग ने उसके चेहरे पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। चिराग ने अपनी गर्दन झुकाए हुए कहा, कब तक भागोगी सच्चाई से? कब तक? कल्पना ने उसके चेहरे को देखा तो वह काफी उदास और बुझा हुआ लग रहा था। कल्पना ने फिर उससे खुद को दूर करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, कैसी सच्चाई? क्या बक रहे हो? इस सच्चाई से कि आत्मा मैं नहीं तुम हो? यह क्या बकवास है? मुझे नहीं सुनना यह सब। कल्पना ने अब चिराग की कलाई को जोर से पकड़ लिया था और उनसे खुद को आजाद करना चाह रही थी। बकवास नहीं, सच्चाई है यह। अगर तुम मुझसे नहीं मिली होती और मेरी शक्तियों ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो तुम अभी भी कहीं भटक रही होती। सड़क पर लोग तुम्हें नहीं देख रहे थे, तुम तो उन्हें नजर ही नहीं आ रही थी। उनकी नजरें तुम्हारे आर पार यानी कि मुझे देख रही थीं। वह कुत्ता तुम्हें काटने नहीं आ रहा था, तुमने तो आंखें बंद कर ली थीं। पता है क्या हुआ था उसके बाद? वह कुत्ता तुम्हारे आर पार निकल गया था और इसीलिए जंगल के पक्षी तुम्हारे इतने करीब से गुजर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह तुमसे टकराने वाले नहीं। और क्योंकि वह मुझे देख पा रहे थे तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और अब तो तुम उस कमरे में अपने मृत शरीर की झलक भी देख चुकी हो। अब तो मान लो सच को। चिराग ने एक सांस में ही यह सब कह डाला। वह बोली, कैसी शक्ति? क्या बक रहे हो? कल्पना यह सब मानने को तैयार नहीं थी, पर उसका दिमाग स्वाभाविक तौर पर अब इन बिंदुओं के बारे में सोचने लगा था। यह भी सच था कि जब उसने उस कमरे में ऊपर से झांका था तो उसे अपना ही शरीर दिखा था। बाल, कद, चेहरा, रंगत सब हूबहू उसी के थे। चिराग ने अब उसके चेहरे से अपना हाथ हटा लिया। थोड़ी देर तक मौन रहने के बाद उसने कहना शुरू किया, मेरे जैसे कुछ खास प्राणी हैं
अब इसे दैवीय शक्ति कहो या अभिशाप, मैं मृत लोगों की आत्माओं को देख सकता हूं, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो। कल्पना बिल्कुल शांत होकर उसकी बातें सुन रही थी। उसका मस्तिष्क अब सच्चाई के साथ सामंजस्य बिठाने में लग चुका था। चिराग बोलने लगा, पर यह इतना आसान नहीं होता। कुछ आत्माएं बहुत जिद्दी होती हैं। वह इस बात को 1% भी नहीं मानती कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसी आत्माएं धुंधली आकृति न होकर एकदम ही किसी स्थूल शरीर वाले इंसान की तरह लगती हैं। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो ही मुझे संशय हो गया था कि तुम दूसरे लोगों से संपर्क क्यों नहीं स्थापित कर पा रही, पर जब तक वह कुत्ते वाली घटना नहीं घटी तब तक मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं जान पाया था। अगर तुम कोई सामान्य लड़की निकलती तो मुझे बहुत राहत मिलती, और अब तक तो मैं तुम्हें बाजार क्या वापस घर भी छोड़ आता। चिराग ने यह थोड़ा हल्के मजाक के लहजे में कहा। कल्पना ने एक नजर उस पर डाली और फिर एक तरफ फेर ली। चिराग का उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश विफल रही। थोड़ी देर तक सन्नाटा छा गया। कल्पना और चिराग एक दूसरे के सामने घुटनों पर बैठे रहे और उनके इर्द गिर्द खड़ी आत्माएं धीरे धीरे सामान्य इंसानों के रूप में आने लगीं। कल्पना ने खामोशी को भंग करते हुए पूछा, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी मौत यहीं हुई थी, और क्यों मदद की मेरी? चिराग ने किसी गुरु की भांति शिक्षा देते हुए कहा, जब लोग अकाल मृत्यु मरते हैं तो उनकी चेतना कुछ समय तक मृत्यु की जगह पर ही कैद हो जाती है। फिर जब उनकी मुक्ति का समय आता है और वह अपनी मृत्यु को स्वीकार कर चुकी होती हैं, तो उन्हें तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है। अन्यथा उनकी आत्मा मृत्यु की जगह से कुछ दूर अवतरित होती है और उन्हें वहां तक का सफर खुद तय करके सत्य को स्वीकारना होता है। तुम्हारा मुझे मिलना और फिर इस अस्पताल तक आना, यह सिर्फ एक भौतिक घटना नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा को यह तथ्य अवशोषित करने की घटना है कि तुम्हारा भौतिक शरीर नष्ट हो चुका है। अब इस दुनिया में तुम्हारा कोई कार्य शेष नहीं। हमें, कल्पना ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, यह सच बोल रहे हो या यह भी तुम्हारे सिक्स्थ सेंस ने बताया है? अब उसका शरीर हल्का धुंधला पड़ रहा था। वह धीरे धीरे सत्य को स्वीकार कर रही थी। चिराग को भी अब थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। चिराग ने अपने बाल संवारते हुए कहा, जैसे कि किसी प्रोफेसर ने अपनी नई थीसिस बताई हो, सच ही है। वैसे इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। यह जवाब मैंने अपने अभी तक के अनुभव पर बनाया है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। कल्पना ने अपनी आंखों से आंसू का आखिरी कतरा पोंछते हुए पूछा, मेरी मदद क्यों की फिर? अब शक्तियों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं मैडम। वैसे भी तुम इंसान हो कि दुनिया में किसी से संपर्क नहीं बना पाती, या फिर सच तुम्हें खुद धीरे धीरे समझ आ जाता, जो कि बेहद दर्दनाक प्रक्रिया है। फिर चिराग थोड़ा ठहर के बोला, या फिर तुम्हारी मुलाकात मेरे जैसे किसी प्राणी से हो जाती। होनी ही थी, क्योंकि सिर्फ हम ही आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं, और फिर तुम्हारा सफर शुरू हो जाता अपनी मौत को स्वीकारने का। कल्पना ने कहा, मतलब मेरी आत्मा को अवतरित हुए बस कुछ ही घंटे हुए हैं। चिराग ने कहा, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा पहली बार हुआ है कि एकदम कोई ब्रांड न्यू आत्मा आके मुझसे एड्रेस पूछने लगे। अगर तुम मुझे कुछ दिनों के बाद मिलती तो क्या? चिराग ने बगल झांकते हुए कहा, तो कुछ नहीं, बस तुम थोड़ी ज्यादा हिंसक होती। आत्माओं को जब अंदेशा हो जाता है कि शायद वह अपना शरीर त्याग चुकी हैं, तो वह इस सत्य से दूर भागने की कोशिश करते हैं और काफी हिंसक हो जाते हैं। वैसा होता तो तुम क्या करते? चिराग ने मजाकिया अंदाज में पल्ला झाड़ते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है। इसलिए मैंने तुम्हें धीरे धीरे समझाने के लिए यह जाल बुना, तुम्हें किसी तरह यहां लेकर आया, ताकि तुम्हारी याददाश्त तुम्हें खुद सच्चाई से अवगत करा दे। तुम्हें यहां रहकर इस अस्पताल के भूत की झलकियां दिखी होंगी, वह सब तुम्हारी याददाश्त में ही है, और तुम्हारा खुद के मृत शरीर को देखना भी मैंने कुछ नहीं किया। कल्पना ने कहा, हाँ, अब मैं समझ गई, मेरी याददाश्त वापस आ गई है। बस मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि ये आत्माएं तुम्हारी बात क्यों मान रही हैं और मुझे अपनी मौत से लेकर अभी तक क्या हुआ ये याद क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि ये आत्माएं नहीं हैं, ये बस इनकी चेतना का एक भाग है। जब तक इनकी मुक्ति का समय नहीं आ जाता, तब तक इनमें सोचने समझने की काबिलियत आने के आसार बहुत कम हैं। मतलब मैं भी। चिराग ने फिर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए कहा, हाँ, कल तक तुम भी इनकी तरह ही इस भूत खाने में धमा चौकड़ी कर रही होगी, जो कि तुम्हें याद नहीं आने वाला, क्योंकि तुम्हारी चेतना पूर्ण रूप से जागृत नहीं थी। कृति है, तो कुछ याद रहने का सवाल ही नहीं उठता। कल्पना ने सवाल किया,
तो इन्हें मुक्ति कब मिलेगी? चिराग ने उदास होते हुए कहा, सबके लिए अलग अलग वक्त तय होता है। बताया तो वक्त आने पर या तो ये मुक्ति को स्वीकार कर लेंगे या फिर इनकी आत्मा भी कहीं अवतरित होगी और इन्हें यहां तक का रास्ता तय करने में काफी दर्द सहना होगा। चिराग ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, खैर तुम छोड़ो इन सब बातों को, ये तुम्हारे काम की नहीं, और वैसे भी कोई स्पष्ट नियम नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यह कहते हुए चिराग ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई ऐसा वाकया याद आ गया हो जब कोई आत्मा इन नियमों के खिलाफ गई हो। वैसे बुरा ना मानो तो मैं जान सकता हूं कि तुम्हारे आखिरी पलों में क्या हुआ था, और जब तुम जिंदा थी तो तुम्हारा सपना जीवन में क्या करने का था। आई मीन, इतना तो मैं जानता हूं कि यह रास्ता पहले ही किसी कारणों से भूतिया कहा जाता था। फिर 2.5 साल पहले यहां इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ और चहल पहल बढ़ गई। फिर लगभग 2 साल पहले यहां बम धमाका हुआ जिसमें अस्पताल में मौजूद सारे लोग मर गए और इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में विपक्षी दल यानी राजनीतिक पार्टियों पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने किसी कारण से ऐसा करवाया है। लोग तो वैसे भी इसे एक भूतिया घटना समझ के भूल गए। पर तुम्हारी अपनी कहानी क्या है? कल्पना उदास होकर बोली। क्या कर लोगे जानकर? क्या रखा है इन सब बातों में? कल्पना का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया था। उसे भी अपनी जिंदगी की याद आने लगी थी। मैं जिन जिन आत्माओं को मुक्ति दिलाता हूं उनसे यह सवाल जरूर पूछता हूं। कल्पना ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब कुछ भी? चलो अब बता भी दो, तुम्हारा भी मन हल्का हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम दिल पर कोई भी बोझ लेकर इस दुनिया को अलविदा करो। कल्पना फिर मुस्कुराई और थोड़ी देर बाद कहना शुरू किया, 2 साल पहले मैं यहां अपनी बुआ के घर आई थी छुट्टियां बिताने। उसी बीच मेरा जन्मदिन भी था। मैंने सोचा कि क्यों न इस बार रक्तदान करके जन्मदिन मनाया जाए। दूसरों की मदद करने से बेहतर और क्या तरीका हो सकता है जन्मदिन मनाने का। तो मैं खरीदारी करने बाजार जाने का बहाना करके यहां अस्पताल में चली आई। यह कह के कल्पना थोड़ी देर ठिठक गई। फिर उसने कहा, आखिरी चीज जो मुझे याद है वह यह है कि मैं रक्तदान करने के बाद बेड पर लेटी हुई थी कि एक जोर की आवाज हुई जिससे पूरी इमारत में कंपन पैदा हुई और अगले ही पल ऊपर की छत मेरे ऊपर गिर पड़ी। यह कहते हुए कल्पना थोड़ी भावुक हो गई। चिराग ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया, अब रोना मत, इस दुनिया में अब तुम्हें और दुख नहीं झेलने। चिराग पहले ही कल्पना के साथ इतना वक्त बिताने से उससे भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस कर रहा था जो उसने उजागर नहीं होने दिया। अब उसकी मौत की दर्दनाक कहानी सुन के वह और भी भावुक हो गया था। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। फिर जैसे उन्हें होश आया हो, दोनों अचानक ही छिटक के थोड़े दूर खड़े हो गए। तुमने पूछा था ना कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहती थी? मैं एक लेखिका बनना चाहती थी, चिराग ने भरोसा दिलाते हुए कहा। समझो कि डन, तुम कहानी भले न लिख पाओ पर मैं तुम्हारे ऊपर एक कहानी जरूर लिखूंगा। अब दोनों मुस्कुरा उठे। पर मानना पड़ेगा, तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए काफी जहमत उठाई तुमने। कितना नाटक किया, अजीब बर्ताव किया और खुद गालियां भी खाई। और अब तो मुझे यकीन नहीं होता कि बस एक पानी की बोतल का बहाना लेकर तुमने मुझे अंदर आने पर विवश भी कर लिया। काफी अनुभवी लगते हो आत्माओं को फंसाने में, चिराग ने नाटकीय अंदाज में कहा। अरे, जिंदगी और मौत के खेल में यह सब होता रहता है सेनोरिटा। जबकि वह जानता था कि वह हर आत्मा के साथ इतना जुड़ाव महसूस नहीं करता जितना उसे कल्पना के साथ हो रहा था। फिर भी भावनाओं को छुपाने में ही समझदारी थी। अच्छा, तो अब तुम एक्टर भी बन गए, सही है? कल्पना ने कहा और हंसने लगी। चिराग बस एकटक उसे निहारे जा रहा था। वह जानता था कि अब किसी भी वक्त कल्पना को जाना होगा। कल्पना का शरीर अब पारदर्शी हो गया था। चिराग ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए अस्पताल से नीचे उतरने लगा। अब वे दोनों अस्पताल के बाहर सड़क के बीच में सामने खड़े थे। चांदनी अपनी पूरी छठा पर थी। आसपास का जंगल, जो कि आते वक्त कल्पना को भयावह लग रहा था, अब खूबसूरती का नमूना लग रहा था। ऊपर से मध्यम बहती हवा माहौल को खुशनुमा बना रही थी। कल्पना ने चिराग के आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा, शुक्रिया अजनबी। अब उसके पारदर्शी शरीर से रोशनी के अंश निकलकर हवा में मिल रहे थे। अभी भी अजनबी? चिराग ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिला लिया और नाक सिकोड़ने का दिखावा किया। कल्पना ने एक जोर का ठहाका लगाया। चिराग का बस चलता तो इस लम्हे को रोककर घंटों कल्पना को हंसता हुआ देखता। कितना दुख झेला था बेचारी ने, इतनी मासूम होने के बाद भी की तरह चमक रहा था। अभी वह बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। पर उस नर्म रोशनी से चिराग को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। वह खुश था कि वह उसकी आत्मा की ऊष्मा को महसूस कर पा रहा था और बस उसके हाथ को थामे खड़ा था। कल्पना ने उत्सुकतावश किसी बच्ची की तरह पूछा, इसके आगे क्या होगा? चिराग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
वह तो मैं भी नहीं बता सकता। रोशनी अब बढ़ती ही जा रही थी। चिराग को अब बस कल्पना का मुस्कुराता चेहरा दिख रहा था और उसका हाथ जो उसने अपने हाथ में थामा हुआ था। क्या हम फिर कभी मिल पाएंगे? कल्पना ने यह सवाल थोड़ी जल्दी में पूछा। वह समझ गई थी कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। चिराग ने अपनी उदासी छुपाते हुए कहा, नहीं। काश वह हाँ कह पाता, पर वह खुद को झूठी दिलासा नहीं देना चाहता था। तभी एक तेज रोशनी का धमाका हुआ और कल्पना की रूह गायब हो गई। चिराग को पता भी नहीं चला कि कल्पना उसका जवाब सुन भी पाई या नहीं। वह अभी भी अपने हाथ को आगे करके खड़ा था, जिसमें कुछ देर पहले तक कल्पना का हाथ था। अब रोशनी के कण चिराग के चारों तरफ धीरे धीरे गिर के गायब हो रहे थे। चिराग खुशी और गम एक साथ महसूस कर रहा था। थोड़ी देर वह वहीं खड़ा रहा और फिर मुस्कुराते हुए पलटकर बाजार की तरफ चल दिया। बाजार पहुंचते ही वह एक दुकान में घुसा और दुकानदार से बोल पड़ा, एक बॉटल पानी प्लीज। तो साथियों, आज की हमारी स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। मुझे पूरा यकीन है कि यह स्टोरी आपको जबरदस्त पसंद आई होगी, क्योंकि स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी। पल पल डर का एहसास भी था, तो इमोशंस का एक अच्छा मिश्रण भी था। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आप भी अपनी आपबीती मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपनी कहानी शेयर करें। और आखिर में मैं आपको आपके ही बीच के एक साथी की भेजी हुई शायरी सुना देता हूं। ओ सी को सी, तू अपनी दुनिया बसा ले, मैं नाराज नहीं हूं। जुल्फों में गजरा सजा ले, मैं नाराज नहीं हूं। हम जुगनू बनकर सुबह तलक बुझ जाएंगे, रकीब को भंवरा बना ले, मैं नाराज नहीं हूं। मैंने हरदम तेरी खुशियों की दुआएं मांगी, तू अपनी बारात बुला ले, मैं नाराज नहीं हूं। तेरा संसार आबाद रहेगा, मैं आबाद रहूंगा, मेरी धड़कनों की दुआ ले, मैं नाराज नहीं हूं। घर की बाहें तुझे सुकून दे, तू सुकून से रह जा, थोड़ा सुकून कमा ले, मैं नाराज नहीं हूं। करता हूं हंसते हंसते विदा तुझको जिंदगी से, डोली वाले डोली उठा ले, मैं नाराज नहीं हूं। खफा नहीं मैं हरगिज तेरी बेवफाई से, घूंघट आखिरी बार हटा ले, मैं नाराज नहीं हूं।